प्यारे बच्चों, एक बार आप सबका पीसी टॉप क्लासेस में फिर से स्वागत है। 2 लाइन आपके लिए। जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। इसलिए प्यारे बच्चों, सब लोग ज्ञान हासिल करिए, पढ़िए लिखिए, शिक्षा प्राप्त करिए। बिना शिक्षा के कोई भी जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हो सकता है, तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलो आओ देखते हैं फिर से एक बार अपने एसएसटी की तरफ, जहां यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इनमें से भी 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड में आएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निरंकुशवाद का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सत्ता पर जनता का क्या होता है। मतलब निरंकुशवाद क्या है, अर्थात निरंकुशवाद का तात्पर्य किस शासन व्यवस्था से है, कैसी शासन व्यवस्था से है जिसमें कि सत्ता पर जनता का अंकुश होता है या अंकुश नहीं होता है, कुछ अंकुश होता है। तो मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि निरंकुशवाद का मतलब ही होता है कि जिस पर अंकुश हो ही ना, जिस पर अंकुश हो ही ना, कोई जिसे कुछ रोक ना सके, जनता के ना सुने, जनता के द्वारा ना तो कोई कार्य करे, ऐसी शासन व्यवस्था को हम निरंकुशवाद शासन व्यवस्था कहते हैं। तो हम इसमें कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, आपको पता चल गया होगा। अंकुश होता है, नहीं ये सही नहीं है। अंकुश नहीं होता है, बिल्कुल हाँ ये आपका सही है। अर्थात अब हम निरंकुशवाद को पूरा समझते हैं। निरंकुशवाद का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता है, जिस पर जनता का अंकुश नहीं होता है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम निरंकुशवाद शासन व्यवस्था कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न पर, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई, जलियांवाला बाग कांड में गोली किसने चलवाई। सबसे पहले मैं आपको जलियांवाला बाग की बात बताता हूँ। जलियांवाला बाग है कहाँ? जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बगल में एक बाग है। उस बाग का नाम है जलियांवाला बाग। क्या नाम है? जलियांवाला बाग। वहां पर रॉलेट एक्ट 1919 में अपने भारत में लागू हुआ था। इसमें बिना किसी मुकदमा के 2 वर्ष तक किसी भी भारतीय को जेल में बंद रखा जा सकता था और सजा सुनाई जा सकती थी। उसी के विरोध में हमारे क्रांतिकारी नेता उस जलियांवाले बाग में जाकर सभा कर रहे थे। कहीं से उस सभा का पता अंग्रेजों को चला, तो अंग्रेज सिपाहियों को लेकर जलियांवाले बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उन निहत्थे क्रांतिकारियों पर फायर करने लगे। उसमें लगभग 400 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग कांड में जो गोलियां चलाने का आदेश दिया था, उस समय जो जनरल था वो जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था। तो आपका ऑप्शन है माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, जनरल डायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जनरल डायर। आपका ऑप्शन डी सही है, जनरल डायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हाँ, थोड़ा से हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमारा यूपी बोर्ड का पेपर नजदीक है। अगर हम इतने धीरे धीरे चलेंगे, इतना एक्सप्लेन करके, इतना विस्तार से, तो हमें लगता है समय ज्यादा लगेगा। तो हम थोड़ा और ज्यादा तेजी से चलेंगे। अब हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, महात्मा गांधी। तो काफी बच्चों को तो ये पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी। ऑटो वान बिस्मार्क, जिसको पूरा नाम और जिसका था ऑटो वान बिस्मार्क। ऑप्शन सी सही है, ऑटो वान बिस्मार्क, जिसको बिस्मार्क अकेले भी कह सकते हैं। ये जर्मनी के एकीकरण में अपनी पूरी भूमिका निभाया था। उसके बाद अगला नंबर 4 नंबर। हाँ, जर्मनी के बारे में और अगर आपको जानना है, जर्मनी के एकीकरण के बाद
इसी बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया गया था 1870 में, और फिर 1871 में विलियम प्रथम को वहां का सम्राट घोषित किया गया था जर्मनी का। आगे चलते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे टिक करते हैं, उसके बाद हम जानते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1929 में स्वराज की घोषणा की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी? स्वराज की घोषणा की गई थी। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। यह 4 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा कांड। उससे 2 दिन पहले, अब हम चौरी चौरा के बारे में बताते हैं। यहाँ ले चलते हैं आपको चौरी चौरा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक तहसील का नाम चौरी चौरा है। उस चौरी चौरा में एक थाना था। जब क्रांतिकारी विरोध कर रहे थे, किसका विरोध कर रहे थे? उसी समय, उसके 2 दिन पहले बाजार में मांस की कीमत बढ़ गई थी। उस मांस की कीमत के बढ़ने के कारण वहां के जो नेता थे वो उसका विरोध कर रहे थे। उस विरोध में सिपाहियों ने कुछ क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, और जेल में जब बंद कर दिया उनको पीटा भी काफी। तो उन क्रांतिकारियों के जो साथी लोग थे, जनता थी, वो गुस्सा हो गई। गुस्सा होकर उस चौरी चौरा जो थाना था, उस थाने को आग से जला दिया, और वह आग लगने से पूरा थाना जलकर राख हो गया। और उस थाने के जलने में लगभग 22 सिपाही जिंदा जल गए। 22 सिपाही जिंदा जल गए, जिसे हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चौरी चौरा कांड क्या था और चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक तहसील पर। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो ये हिंदी का भी ऑप्शन है, लेकिन आपके एसएसटी में भी बोर्ड पेपर में पिछली बार पूछा गया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें ये मुझे तो लगता है सब लोगों को पता होगा कि चौरी चौरा के बाद हिंदी किस प्रकार की भाषा है। हिंदी जो आपकी भाषा है वो राजभाषा है। कैसी भाषा है? वो राजभाषा है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अल्प भाषा, जो बहुत थोड़ी बोली जाने वाली भाषा है, उसे अल्प भाषा कहते हैं। बाकी और कोई नहीं, ऑप्शन डी है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इन तीनों में से हमारा जो ऑप्शन सही होता है राजभाषा। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई, मतलब नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? 1990, 2014, 2008, 2015। अब देखो, राजतंत्र और लोकतंत्र, अपने यहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, लेकिन नेपाल में अभी कुछ दिन पहले ही राजतंत्र की समाप्ति हुई है। कब हुई है? अब इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही है? यह भी पिछले सत्र में ये प्रश्न आए थे यूपी बोर्ड के पेपर में, और ये नहीं कहा जा सकता कि इस सत्र में नहीं आएगा, आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए 1990 नहीं है, बी 2014 नहीं है, सी 2008। हाँ, 2008 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्थात 2008 में नेपाल की राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। उस समय वहाँ के राजा कौन था? ज्ञानेंद्र। वहाँ का राजा ज्ञानेंद्र था, उसी के समय वहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई। 2015 ये भी गलत है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि राजतंत्र की समाप्ति कब हुई है नेपाल में? 2008 में। कब हुई है? 2008 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है?
अर्थात रबी की फसल किस महीने से किस महीने तक बोई जाती है। तो मैं इन सब को बता रहा हूँ कि कौन सा महीना, 3 ही फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की होती है, एक जायद की होती है। तो मैंने 3 ही ऑप्शन लिए हैं, A, B, C। तीनों में से कोई खरीफ की है, कोई जायद की है, कोई रबी की है। तो आओ देखते हैं। ए नंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक कौन से फसल बोई जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसल बोई जाती है। कौन सी फसल? रबी की फसल बोई जाती है। तो रबी की फसल का बोने का समय है अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक। अब इसको भी समझ लेते हैं इन दोनों में। बी नंबर, मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल का जो समय होता है वो खरीफ का नहीं होता है, वो जायद होता है, जायद फसलों को बोने का समय होता है। तो जायद की फसलें जो बोई जाती है वो मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। और सी नंबर, जून जुलाई। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, खरीफ। तो खरीफ की फसल जून से जुलाई तक में बोई जाती है। तो आपको रबी, खरीफ और जायद तीनों को बोने का समय पता चल गया होगा। अब आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? मतलब इन सभी में से कोई एक ऐसा उद्योग है जो चूने पत्थर को क्या करता है? कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो खुद एक कच्चे माल का प्रयोग लेता है, वो है बॉक्साइट। किसका प्रयोग लेता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। उसके बाद ये सीमेंट है, सीमेंट। उसके बाद चीनी है, पटसन है। सीमेंट में जो होता है वो चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऑप्शन बी आपका सही है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है बच्चों? सीमेंट में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर, चीनी। चीनी में कौन सा कच्चा माल प्रयुक्त होता है? गन्ना होता है। कौन सा होता है? गन्ना होता है। अगला नंबर डी, पटसन। पटसन खुद एक कच्चा माल है। इससे क्या बनाया जाता है? जैसे कि बोरा हो गया, रस्सियाँ हो गई, ये दरी हो गई, इस प्रकार के कई वस्तु हैं पटसन से बनाई जाती है। तो ये इसका मतलब हुआ। तो चूना पत्थर, इसका आंसर होगा आपका सीमेंट। सीमेंट में चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है। 9वां नंबर है क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अब देखो, आप सबको पता होगा 2005 में, लेकिन ये पता होना जरूरी है कि कब पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005। अब इसमें महीने का नाम दिया है तो आपको थोड़ा से आशंका बनेगी, तो इसको ध्यान देना है। अक्टूबर 2005, मार्च 2005, जनवरी 2005, फरवरी 2005। तो सूचना का अधिकार जो पारित हुआ है अधिनियम, वो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ है। कब पारित हुआ है? अक्टूबर 2005 में पारित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? अब अगर हम बात करें भारत में आर्थिक उदारीकरण है क्या, तो आर्थिक उदारीकरण एक योजना है जिसको लागू किया गया भारत में। वो भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बनाना है। मतलब कि हमारे जो सरकारी हस्तक्षेप हैं वो कम हो जाएं, हमारे जो अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना, यही हमारा आर्थिक उदारीकरण है। इसकी शुरुआत हमारे भारत में कब हुई? इसकी शुरुआत हमारे भारत में 1991 में